नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आज इस वक्त सबसे बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। वो है पाम तेल को लेकर इंडोनेशिया ने पाम तेल एक्सपोर्ट बैन हटाने का फैसला किया गया है। सोमवार से यानी 23 मई से पाम तेल एक्सपोर्ट बैन हटा दिया जाएगा, ये ऐलान कर दिया गया है। सबसे पहले जानकारी हमने इस हफ्ते की शुरुआत में ही सोमवार को ही दी थी कि 23 मई से इंडोनेशिया एक्सपोर्ट बैन हटा सकता है। इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। नकुल रस्तोगी साहब हैं जो पैसिफिक इंटरलिंक्स के हैं, मलेशिया से जुड़ रहे हैं, और साथ ही अतुल चतुर्वेदी साहब हैं, ईडी हैं सीके, और संदीप बजोरिया जी हैं, सीईओ हैं सनविन ग्रुप के। आप तीनों ही मेहमानों का स्वागत है। अतुल जी, आपसे बात भी हो रही थी 2 दिन पहले, हम इस बात की भी चर्चा कर रहे थे कि 23 मई को एक्सपोर्ट बैन वहां से हटाया जा सकता है। उस खबर पर मुहर लग गई है, आप क्या कहेंगे? आपका पहला टेक सर। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये जो तुगलकी फरमान था, इसको सूनर और लेटर हटना जरूरी था। तो इंडोनेशिया महीने का 4 मिलियन टन यानी कि 40 लाख टन तेल हर महीने पैदा करता है, और उसकी खुद की खपत 1.5 मिलियन यानी कि 15 लाख टन से ज्यादा की नहीं है। तो 2.5 मिलियन यानी कि 25 लाख टन तेल उसको हर महीने वर्ल्ड मार्केट को एक्सपोर्ट करना पड़ता है, और अगर नहीं करेगा तो उनके यहाँ खुद में तकलीफें हो जाएंगी। अभी मैं कहीं पढ़ रहा था कि उनका रफली महीने के हिसाब से $400 मिलियन का नुकसान हो रहा था, और जो उनके फ्रेश फ्रूट ब्रांचेस हैं उसके दाम उनके यहाँ बहुत ज्यादा नीचे गिर गए थे, जिससे वहाँ के किसान भी हल्ला करना चालू कर दिए थे। तो सूनर और लेटर इस बैन को हटना तो था ही, देर आए दुरुस्त आए, चलिए खत्म हुआ, अब वापस बाजार नॉर्मल हो जाने चाहिए, मैं समझता हूँ, और इस डिसीजन का हम लोग स्वागत ही करेंगे। प्रिया जी, आपका रिएक्शन क्या होगा? अब लग रहा है कि घरेलू बाजार में तेजी से भाव खाने के तेल के नीचे आएंगे। देखिए, मार्केट में डेफिनेटली फ्लो शुरू हो जाएगा, और हमें लग रहा है मंडे 23 मई से 31 मई के बीच में इंडोनेशिया से 2 लाख टन तेल इंडिया की तरफ निकल जाएगा। वैसे खड़े हैं, माल रेडी है टैंकर में, मार्केट पे प्रेशर जरूर पड़ेगा। और मार्केट में अभी हम देख रहे हैं कि मेरे अनुमान से लास्ट 1-2 दिन से मार्केट थोड़ा प्रेशर में है। ये एक्सपेक्टेड कि बैन हटेगा, एंड और पॉसिबल है कि मार्केट में 5 रुपया किलो तक का बाजार कम हो सकता है अगले दिनों में, बिकॉज फ्लो इम्प्रूव हो जाएगा। डिमांड बहुत वीक चल रही है, गर्मी बहुत है, स्टॉक कंट्रोल के लिए होलसेलर बहुत कम तेल खरीद रहे हैं। ये सब देखते हुए हमें लग रहा है कि वीक डिमांड में अभी सप्लाई प्रेशर बन जाता है तो 5 रुपए किलो तक मार्केट इंडिजीनियस गिर सकता है। ये एक डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी हो गई है। एंड ये अभी दूसरी एक और बात है कि कल यूएन सेक्रेटरी जनरल जो है रशिया यूक्रेन में भी बात कर रहे हैं कि रशिया यूक्रेन में भी थोड़ा सा टूर्स जैसा कुछ हो के एग्री कमोडिटी का एक्सपोर्ट या फर्टिलाइजर का एक्सपोर्ट रशिया से और यूक्रेन से एग्री कमोडिटी का थोड़ा एक्सपोर्ट अंडरस्टैंडिंग बनाए और वहां से फ्लो शुरू करें। वो भी एक बात से कल रात को शिकागो में हमने देखा सेल ऑफ आया था, और क्रूड भी थोड़ा नीचे आया है। तो आई थिंक जो हमारे एडिबल मार्केट में जो पीक थे प्राइसेस, वो अभी पीक निकल चुका है। प्राइसेस अभी धीरे धीरे करके लोअर तरफ जाना शुरू हो गई है, और सप्लाई बॉटलनेक जो है वो धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। तो ये सब बातों को लेके कंज्यूमर के लिए थोड़ा राहत वाला समय सामने है, ये समझ के चले। यहाँ पे एडिबल ऑयल का सवाल है। चतुर्वेदी जी, आपको कितना लग रहा है, कितनी गिरावट अब इंडियन मार्केट में और खास करके रिटेल में आने वाले हफ्तों में दिख सकती है? देखिए, डेफिनेटली पाम ऑयल का जो वहां से फ्लो चालू होगा तो और भी जितने तेल हैं, चाहे वो सॉफ्ट ऑयल्स, अपना सोयाबीन बोलिए या मस्टर्ड बोलिए, इस पर डेफिनेटली थोड़ा बहुत इफेक्ट तो आएगा, सेंटिमेंटल इफेक्ट। पर एक चीज मैं इसके साथ जरूर ये कहना चाहूंगा, तो हो सकता है क्योंकि इतने दिनों से 1 महीना ऑलमोस्ट होने को आ गया था कि लोगों ने इंडोनेशिया का तेल नहीं निकला था, तो बहुत सारे कंट्रीज वाले इंडोनेशिया में थोड़ा तेल की तरफ वहां से वो करेंगे, क्या नाम, एक्सपोर्ट स्टार्ट करेंगे। तो हो सकता है कि इंडोनेशिया के प्राइसेस जितना हम लोग सोच रहे हैं कि दब जाएं, शायद उतना ना भी दबे। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। बट डेफिनेटली जैसा संदीप भाई ने बोला वो बात सही है कि अब ये गर्मी का माहौल है, वो इसमें वैसे भी आदमी का एडिबल ऑयल का कंजम्पशन वैसे भी कम हो जाता है। तो ये सारी चीजें देखते हुए बाजार अब धीरे धीरे ऊपर का घर तो डेफिनेटली छोड़ेगा ही,
और हिंदुस्तान के क्या वर्ल्ड के थोड़े जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए थोड़ी बहुत तो राहत की ये खबर है। दीप जी, कितनी सप्लाई आने वाले समय में इंडोनेशिया से बढ़ सकती है? क्या कोई एक अंदाजा है आपको कितनी सप्लाई यहाँ से इंपोर्ट और बढ़ने की उम्मीद है? इंडोनेशिया से देखिए, हमें तो हर महीने जो है, जो इंडिया अभी तक इंपोर्ट 6 लाख करते आ रहा था, अगले महीनों में लग रहा है 8 लाख तक इंपोर्ट करेगा हर महीने पाम ऑयल का। और उसमें से 8 लाख में से इंडोनेशिया से हमें लग रहा है अब 4.5 से 5 लाख टन तेल, और बाकी मलेशिया से 3 लाख टन तेल। इस तरह से इंडिया की तरफ 8 लाख टन हर महीने का फ्लो जून शिपमेंट ऑनवर्ड से शुरू हो जाना चाहिए, बिकॉज इन महीनों में हमारा पाम का इंपोर्ट बढ़ता भी है, तो इस रेशियो में हमें हमारे पास तेल आना चाहिए। एंड अब ये बैन हटने से ये, और वहाँ प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, तो ये सब बात को देखते हुए इस फ्लो में अभी हमें कोई दिक्कत नहीं लग रही है। इतना तेल हमको कंटिन्यूस बेसिस पे आते जाएगा, करीबन 7.5 से 8 लाख टन पाम ऑयल पर महीने जून शिपमेंट ऑनवर्ड से। शुक्रिया संदीप जी आपका, अतुल जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला इस खबर के लिए। चलिए, नकुल रस्तोगी साहब भी है। नकुल जी, सबसे पहले आपने ही इस बात, आपसे बात हो रही थी इस हफ्ते के पहले ही दिन, और आपने कहा था कि 23 मई से इंडोनेशिया एक्सपोर्ट बैन हटा सकता है। ऐसा पॉपुलर खबर है, हर जगह मार्केट में चल रही है, और वो ये खबर अब साबित हो रही है। आपका रिएक्शन क्या होगा इस खबर पर सर? अल्टीमेटली होना तो था ही ये, मतलब मेरे ख्याल में सभी लोग एंटिसिपेट कर रहे थे। हमारा बाजार भी 7,000 से 6,000 पे इसीलिए आ गया, क्योंकि एक दिन तो ये होने ही वाला था। लेकिन मेरे ख्याल में डेमोक्रेसी में ये चीजें इफेक्ट करती है कि प्रोटेस्टर्स ने, जो फार्मर्स है उन्होंने प्रोटेस्ट किया, और जैसे मैंने पहले ही बोला था, पिछली बार भी जो हमारी बात हुई थी, कि शायद प्रेसिडेंट को पूरी बात नहीं पता थी कि इन चीजों का ये इस तरीके के हैस्टी डिसीजन से कितना इफेक्ट पड़ेगा और डायरेक्टली कहाँ जाके इफेक्ट पड़ेगा। मतलब सप्लाई बढ़ाना अच्छी बात है, डोमेस्टिक सप्लाई और तेल के दाम घटाना, लेकिन उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट, इकोनॉमिकल इम्पैक्ट सेक्टर पे जाके पड़ेगा, वो उनको शायद उतना अंदाजा नहीं था। तो बाद में जब, इसीलिए आज की स्पीच में उन्होंने कहा है वी हैव टू टेक केयर ऑफ 17 मिलियन फार्मर्स। जैसा उस दिन भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि अल्टीमेटली तो रिफाइनरीज बंद है, मिल बंद है, तो बेचारा फार्मर कहाँ जाएगा फ्रूट बंचेस लेके। तो भले ही तेल के दाम 14,000 भी मैंने बोला था, उन्होंने मन से सोच लिया, अब 17,000 पे है, वो भी उनको अभी रीजनेबल लग रहा है। बट फिर भी मेरे ख्याल में कॉशस रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर सरकार कुछ पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव स्टेप्स नहीं लेगी डोमेस्टिक सप्लाई बढ़ाने के, लाइक इंडिया पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम टाइप, वो कह रहे हैं कि वो करेंगे, लेकिन उसके लिए तेल कहां से आएगा? तो फिर से सिचुएशन तैयार हो सकती है। अभी क्या होने वाला है, सारी रिफाइनरी, सारे एक्सपोर्टर्स सबसे पहले तेल निकालना चालू करेंगे। अड्डे से हर पोर्ट पे लोड होनी चालू हो जाएंगी वेसल्स, इंडिया जाएंगी, जहां जहां तेल की जरूरत है सब जगह जानी चालू हो जाएंगी। तो डोमेस्टिक मार्केट का क्या होगा? तो अनलेस वो कुछ इंश्योर करें कि डोमेस्टिक मार्केट को भी माल मिलेगा, रीजनेबली मिलेगा, कंटिन्यूअस मिलेगा, तब ये प्रोसेस पूरी की पूरी ठीक से चल सकती है। ओके सर, अभी अतुल जी से बात हो रही थी, अतुल चतुर्वेदी जी से, वो कह रहे थे कि 40 लाख टन इंडोनेशिया का हर महीने का उत्पादन है, वहाँ उनका घरेलू उत्पादन, उनकी खुद की खपत 15 लाख टन के आसपास है, और 25 लाख टन उनका बाहर एक्सपोर्ट वो करते हैं। ऐसे में कितना बड़ा गलट एक तैयार हो जाता अगर लंबे समय तक चलता। क्या अब धीरे धीरे ओवर सप्लाई की स्थिति आने वाले समय में आपको लग रही है कि खाने के तेल की होगी आने वाले समय में? नहीं, ओवर सप्लाई तो नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली यूक्रेन से तो सनफ्लावर तेल की अभी भी दिक्कत है, और अर्जेंटीना ब्राजील में भी सोयाबीन उतना नहीं पैदा हुआ जितना कि वर्ल्ड एक्सपेक्ट कर रहा था। तो ओवर सप्लाई तो नहीं होगी, लेकिन हाँ, सप्लाई नॉर्मलेसी आ जाएगी, सप्लाई चालू हो जाएगी। पहले तो ये पोजीशन थी कि अब तेल, अगर वेसल खड़ी है, तेल लोड करना है, कहां से तेल आएगा? लेकिन अब वो सिचुएशन नहीं रहेगी। अब अगर आपको माल चाहिए, अगर आप प्राइस दे सकते हो, तो आपको माल मिलेगा, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा, 40 लाख टन जो प्रोडक्शन उनका है वो तो बराबर है। इसीलिए पिछली बार जब मार्च एंड में बात चल रही थी कि उनके पास करीब 58 लाख टन तेल था वहां पे ऑलरेडी, और उसके बाद अप्रैल एंड में इन्होंने बैन लगा दिया, तो नेचुरली तेल की आवक बढ़ गई, वहां पे सब तरफ बढ़ गया। अब 25 मिलियन तेल को एक्सपोर्ट करना भी, 25 लाख टन को भी आसान काम नहीं है। 45,000 टन की वैसा लगती है, हमारी बड़ी वैसन जो लगती है,
तो उनको धीरे 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 वो तेल फ्लो चालू होगा, एक्सपोर्ट्स चालू होंगे, फिर वो तेल निकलेगा। तो इसमें अभी नॉर्मल मार्केट आने में या नॉर्मल सप्लाई सिचुएशन आने में मेरे ख्याल में 15 से 1 महीना लग जाएगा आराम से। अब दाम को लेकर बताइए सर, कितने भाव कम हो सकते हैं आने वाले समय में? अब मौजूदा जो सप्लाई की स्थिति अब बनेगी अगले हफ्ते से, उसके बाद आपका प्रेडिक्शन क्या है? कितने भाव अगले 2-3 हफ्ते में कम हो सकते हैं? देखिए, जब इंडोनेशिया का बैन लगने से पहले हमारा या जो कुछ भी है चालू हुआ है, डीएमओ ये वो सब चीजें, हमारा बीएमडी जो था 5100 पे था। तो उसके बाद इन्होंने कहा कि वो डीएमओ लगाएंगे और उसमें अलग से एक्सपोर्ट परमिट लेना पड़ेगा, ये सब कुछ हुआ, वहां से बढ़ना चालू हुआ। फिर यूक्रेन का वार चालू हुआ तो 7200 तक पहुंच गया। 7268 शायद हाईएस्ट हमारा गया था। मेरे ख्याल में अभी हम उस स्टेज पे धीरे धीरे आने लगे हैं जहां ये सब चीजें डिस्काउंट हो जाएंगी, जहां सबको, क्योंकि अल्टीमेटली मलेशिया से भी ऐसा नहीं था कि बहुत सारा माल एकदम जाना चालू हो गया हो या हम लोग बिल्कुल परेशान हो गए कि अरे माल ही नहीं हम देने के लिए, ऐसी पोजीशन नहीं आई थी, क्योंकि डिमांड भी तो कम हो गई है इतनी हाई प्राइसेस पे। तो प्राइसेस 6000 पे आपने देख लिया, आज भी 6003 तक गई, लौट के वापस बाजार पलट गया। मेरे ख्याल में 5700 जाएगा, अब ये रेंज हो जाएगी 5700 से 6000 या और थोड़ा नीचे ऊपर, लेकिन अब बहुत ज्यादा बाजार गिरेगा इसकी संभावना भी नहीं है, क्योंकि बाजार काफी वर्ल्ड मार्केट जो है उसमें डिमांड है और वो बेचारे शांत बैठे थे कि माल तो चाहिए था सबको, तो उन लोगों को माल चाहिए पड़ेगा, माल जाएगा। और बाजार इस खबर जी बाजार भी इस खबर को काफी हद तक डिस्काउंट भी कर चुका था कि आज ना कल भले एक हफ्ता देरी से हो लेकिन एक्सपोर्ट बैन उनको हटाना ही पड़ेगा। शुक्रिया। 1200 रिंगिट निकल गए थी इसी बात से हमारे। जी 7200 गया था ऊपर में, जैसे ये बैन की बात हुई थी तब से 1 महीने में जब तक आते आते 6000 पे वापस आ गया, तो इतना तो डिस्काउंट हो ही गया ना। जी शुक्रिया नकुल जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला एक बार फिर से। चलिए अब वापस से वायदा बाजार की ओर लौटते हैं, क्योंकि वहां भी काफी एक्शन है और कई सारे दर्शकों के सवालों के जवाब भी देने हैं इस वक्त। अगर देखिए नॉन एग्री में अगर बात करें तो गोल्ड और सिल्वर, जहां पर अब रिकवरी दिख रही है, गोल्ड में तो शार्प रिकवरी दिख रही है। जिस तरह से इक्विटी मार्केट में सेल ऑफ है उसका फायदा यहां पर गोल्ड को मिल रहा है। बीरेन जी और अभी देवरा हमारे साथ बने हुए हैं। बीरेन जी, गोल्ड में तो अच्छी रिकवरी दिख रही है, 250 रुपए ऊपर है, आधे % ऊपर। क्या लग रहा है आपको, शाम में और ये रिकवरी तेज हो जाएगी? शायद बीरेन जी हमारे साथ फिलहाल नहीं है। रवि जी, आपसे यही सवाल होगा, क्या लग रहा है शाम होते होते ये तेजी और बढ़ने वाली है क्या गोल्ड की? जरूर से मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से अभी फंडामेंटल प्लेस एंड जो भी अनसर्टनिटी वाला माहौल चल रहा है वो एक सपोर्टिव है। सेकंड जो सपोर्टिव चीज मुझे लग रहा है वो बॉन्ड यील्ड है। अगर आप यूएस की 10 साल के ट्रेजरी यील्ड देखें तो जो कल 3 के लेवल को पार करके ट्रेड कर रही थी वो आज कम होकर 2.83 के करीब आ चुके। तो जब बॉन्ड यील्ड नीचे आती है तब एक कुशन मिलता है गोल्ड को। साथ में इकोनॉमी को लेके जो कल रिपोर्ट्स आए ग्लोबली, इस हिसाब से जो बड़ा सेल ऑफ इक्विटीज में देखने को मिला, तो आई थिंक एक सेफ हेवन अपील उसको प्रोवाइड कर रहे। लेवल स्पेसिफिक बात करें तो मुझे लग रहा है कि 50,200 और 250 के बिटवीन ये कमोडिटी को बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस आप 49,960 का लगाए। अपर साइड मेरा टारगेट इंट्राडे के लिए 50,640 का रहेगा। पोजिशनली मुझे लग रहा है कि 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में 51,000 50,900 तक के लेवल्स पे दिखने चाहिए। जो भी रिसेंटली फैक्टर वर्ल्ड में डेवलप हो रहे हैं तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी जो कोई असेट क्लास है तो मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म के लिए गोल्ड है। ओके बीरेन जी, गोल्ड और सिल्वर अच्छी रिकवरी अब दिख रही है, क्या लग रहा है आपको शाम तक ये एक्शन और बढ़ने वाला है? खरीद ले क्या गोल्ड और सिल्वर को? गोल्ड में थोड़ी रिकवरी बाउंस रहेगा, बाकी हर चीज में रिस्क ऑफ मूड है ये देखते हुए। बॉन्ड भी खराब है, कमोडिटी भी खराब है, क्रूड भी खराब है, तो गोल्ड के सिवा कहीं भी सेफ हेवन आज के दिन में नहीं लग रहा है। ओके चांदी में क्या करना चाहिए बीरेन जी? चांदी भी दिन के निचले स्तरों से देखे तो करीब 800 रुपए, 700 से 800 रुपए की रिकवरी आ चुकी है। सिल्वर में यूजुअली मैं पैसा करता हूँ। रवि जी, अगर सिल्वर में अगर किसी को सलाह देनी हो आज के लिए तो क्या सलाह दे रहे हैं आप?
सिल्वर में सेल ऑन राइज रहेगा, वहां पे थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है कि लोअर लेवल से जो अच्छी रिकवरी आ गई, तो यहाँ पे एक 61,280 के करीब एक अच्छा रेजिस्टेंस है। तो अगर ये लेवल के करीब 61,280 के करीब मिलता है तो मुझे लग रहा है कि वहां पे एक बार सेल करना चाहिए। 61,520 का एक स्टॉप लॉस लगा है। डाउन साइड फिर से 50,600-700 तक के लेवल दिखने चाहिए, बट मुझे लग रहा है कि जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है जिसको इंट्राडे के स्विंग से ज्यादा मतलब नहीं, वो लोग कोई भी डिप है 60,000 के करीब मिले तो इसको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे देख सकते हैं, क्योंकि लगातार ये कमोडिटी 60,000 के लेवल को ब्रीच नहीं कर रहे। तो वहां पे एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगा के बाय एंड डिप्स का स्ट्रेटेजी, अगर डिप पे 600 तक मिलता है जो सुबह में लेवल थे 60,600, तो बाय किया जा सकता है। इमीडिएट तौर पे ऐसा लग रहा है कि ये उछाले 61,280 एक सेलिंग का अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखना चाहिए। चलिए बेस मेटल्स की बात कर लेते हैं। बेस मेटल्स में जिंक कैसा लग रहा है? एक दर्शक भी है सुरजीत दिल्ली से, 5 लॉट जिंक किस भाव पर खरीदे, ये सवाल पूछ रहे हैं। बीरेन जी, क्या जिंक खरीदने का सही वक्त है क्या ये? जिंक में थोड़ी सी डेफिसिट है, लेकिन जो स्टैग्फ्लेशन रिस्क है यूरोप में, चाइना का स्लो डाउन है, कोरोना के हिसाब से जो जीडीपी पे जो चोट लगी है, तो ये देखते हुए जिंक में सेल साइड बेटर रहेगा। यहाँ 320 के आसपास शॉर्ट किया जा सकता है। यहाँ लॉन्ग टर्म टारगेट करीबन 295-300 रहेंगे। स्टॉप लॉस 327 का रहेगा। एक और सवाल क्रूड पर है, भूषण है पुणे से। क्रूड हालांकि इन्होंने कॉल खरीद रखा है 9,500 का, काफी ऊपर का कॉल है, आउट ऑफ मनी कॉल है। बीरेन जी, क्या सलाह देंगे इनको? क्रूड दो बाइपोलर मार्केट है, तो मैं इसमें ऐसा मानता हूं कि स्ट्रेडल वुड बी बेटर, यानी कॉल पुट का जो कॉम्बिनेशन होता है वो। बट ये डायनेमिक है, तो केस टू केस बेसिस पे और रियल टाइम मॉनिटर होना चाहिए। ये जेनेरिक ट्रेड नहीं हो सकता। चलिए अब एनर्जी में नेचुरल गैस देवा प्रसाद के पास है, गुरुग्राम से इन्होंने सवाल भेजा है। नेचुरल गैस इन्होंने 640 पर सेल कर रखा है, आज तेज गिरावट है, कॉल सही साबित हो रही है। रवि जी, क्या सलाह देंगे, निकल जाएं क्या? जरूर से आपने राइटली पॉइंट आउट किया है, कॉल सही लिया उन्होंने, क्योंकि कल जो रशिया के कमेंट निकल के आया कि यूरोप के ओर से उसका जो सप्लाई है वो फिर से थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, तो आई थिंक एक अच्छा कुशन था। और नेचुरल गैस इस हिसाब से कल से सेलिंग मोड में, हालांकि आज इन्वेंट्रीज के नंबर आने उसके ऊपर आप फोकस करें। अब स्ट्रेटेजी वाइज क्या करें, आपका जो स्टॉप लॉस है वो होना चाहिए 638, प्रॉफिट में स्टॉप लॉस रखे। डाउन साइड 620 के करीब मिलता है तो मेरे हिसाब से मुनाफा वसूल कर लेनी चाहिए, क्योंकि $8 के करीब सपोर्ट काफी बढ़िया है और लगातार ये कमोडिटी ने $8 का सपोर्ट लिया इंटरनेशनल मार्केट में। तो आई थिंक आप एक स्टॉप लॉस लगा के प्रॉफिट में रुक सकते हैं, एंड 620 वुड बी अ बेटर लेवल, वहां पे आप एग्जिट कर दे शॉर्ट। उससे नीचे मुझे सस्टेनेबल लेवल नहीं दिख रहा है। चलिए दिनेश सोमानी जी भी है हमारे साथ, प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज से। सर, ग्वार में आज काफी गिरावट दिख रही है, मसालों में गिरावट है, क्या ग्वार में क्या लग रहा है, कितनी गिरावट यहाँ से और दिख रही है आपको? जी नमस्कार सर। निश्चित रूप से कैस्टर अगर छोड़ दे तो बाकी सारी कमोडिटीज बिकवाली के प्रेशर में नजर आ रही है हमें आज एनसीडीएक्स में। ग्वार में भी 100 रुपया भी आज निकला है, मुझे लगता है थोड़ा सा कल और बिकवाली का एक प्रेशर अगर होता है तो 592025 के अराउंड इसमें एक जून कॉन्ट्रैक्ट में बाइंग लेवल बनेगा। 6020 6100 के अपसाइड टारगेट्स में बनते हैं और 5860 का इसमें स्टॉप लॉस बनेगा सर। थोड़ा नीचे आता है तो बाइंग की सलाह दूंगा मैं भी इसमें। और सर एक दर्शक भी हैं जिनका सवाल धनिया और जीरे पर है, किशन है नासिक से, क्या सलाह देंगे इनको कोरिएंडर और जीरे में? जीरा सर, जीरा और कोरिएंडर दोनों एक रेंज बाउंड एक्टिविटीज में है। अगर आप देखो तो 21,300 नीचे आता है और 22,500 ऊपर जाता है, और धनिया अगर देखो तो 11,200 नीचे आता है और 12,000 ऊपर जाता है। तो जब भी 11,200 के आसपास धनिया मिले तो उसे खरीद करके चले, 11,800 के आसपास उसको एग्जिट करते चले। और जीरा 21,500 से अंदर 21,400 21,500 मिलता है तो वहां बाय करें और 22,200 के आसपास उसे एग्जिट करने की कोशिश करें। जब तक 22,700 जी अब बताइए क्या कह रहे थे आप? मैंने कहा था जब तक 22,700 जीरा क्रॉस नहीं करता है तब तक इसमें रेंज बाउंड एक्टिविटीज ही चलनी चाहिए। ओके, 22,700 का जो हडल है जब तक पार नहीं करता है तो रेंज में ही रहेगा जीरा। सर, कॉटन केक काफी कमजोर हो गया है, कॉटन की तेजी का फायदा नहीं मिल पा रहा है, क्या लग रहा है आप कॉटन केक में? जी बिल्कुल, 3,000 रुपया ऊपर अभी रिसेंटली इसका हाई बना था और वहां से मुझे लगता है 250 रुपया ऑलमोस्ट आज निकल गया है। तो 2750-55 की रेंज कहीं मिलती है तो सिर्फ एक पुल बैक रैलीज के हिसाब से इसको बाय किया जा सकता है। 2860 अगर जाता है तो उसमें दोबारा सेलिंग का प्रेशर बनेगा, दोबारा बिकवाली बनेगी।
ट्रेंड थोड़ा सा डाउन हुआ है, वीकनेस है, फिर पुलबैक रैलीज के लिए एक बार खरीद किया जा सकता है 2860 तक के लिए। ओके, 2807 तक की पुलबैक रैली, 2860 के पुलबैक रैली के लिए आप खरीद सकते हैं। शुक्रिया सोमानी जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। कॉटन केक पर आपका व्यू क्या है बीरेन जी, क्या लग रहा है आपको कॉटन केक में? काफी डिस्ट्रेस मार्केट है ये, इसमें लॉन्ग साइड मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी डाउन साइड रिस्क थोड़ा बना हुआ है। हालांकि फिजिकल और फ्यूचर्स टोटली डिस्कनेक्ट हो गए हैं इसमें, बट फिर भी मैं सस्ता होने के बावजूद, बार्गेन दिखने के बावजूद भी लॉन्ग साइड प्रेफर नहीं करता। ओके, चलिए अगले दर्शक हैं क्रिश हैं दिल्ली से, कॉपर पर राय जानना चाह रहे हैं। बीरेन जी, कॉपर पर आपका व्यू? कॉपर में शॉर्ट साइड जा सकते हैं 765 के आसपास, 765 के आसपास, 775 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। और पोजिशनली अगर कोई प्ले करे तो 745, 745, 750 तक का मूव मिल सकता है। ओके, रवि जी शॉर्ट रखिएगा। ये 2-3 सवाल हैं। योगेश जयपुर के, 2 लॉट बाई किया इन्होंने क्रूड को 8350 पे, क्या करें? 8150 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। कोई भी उछाल आता है 8300, वो एक एग्जिट की अपॉर्चुनिटी के दौर पे देखना चाहिए। मुझे लग रहा है कि आगे जाके थोड़ा बहुत अनवाइंडिंग का प्रेशर क्रूड में रह सकता है। 762 पे इनके पास कॉपर बाई है, क्या करें? 762 अभी मुझे लग रहा है 762 के करीब एग्जिट कर ले, क्योंकि मुझे डाउन साइड यहाँ पे 750 तक दिख रहा है, क्योंकि इन्वेंट्रीज का काफी बड़ा वहां पे प्रेशर लंदन मेटल एक्सचेंज में है। तो मुझे लग रहा है कि ऑल ओवर ये कमोडिटी थोड़ा अंडर परफॉर्म कर सकती है। बीरेन जी, इनके पास बाइंग है नेचुरल गैस 637 पे योगेश जी की, क्या करें? निकल जाएं क्या? आज बहुत गिर गया है मार्केट। निकल चाहिए, एनर्जी, पूरी एनर्जी डाउन दिख रही है। रवि जी, आप क्या सलाह देंगे इनको, क्या बने रहें या निकल जाएं? 635 के करीब आता है, वहां पे लिमिट रखते हैं आप। वहां पे एक बार थोड़ा बहुत लॉस होगा, पर बुक कर लेना एडवाइजेबल है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इवनिंग सेशन में 620 तक के लेवल वहां पे दिख सकते हैं। तो आप क्या करें, 628 का स्टॉप लॉस लगा दे अपने बाइंग पोजीशन पे, और कोई भी उछाल 635 तक आता है तो उसमें से एग्जिट कर ले। चलिए अगले दर्शक है गुगले हैं महाराष्ट्र से, क्रूड इन्होंने 2 लॉट बाई किया है बीरेन जी 8209 पे, क्या करें इनको, क्या सलाह देंगे? बाई साइड फिलहाल नहीं रखना, चाइनीज स्लोडाउन काफी सीरियस है। चलिए शुक्रिया बीरेन जी और रवि जी, आपने वक्त निकाला और ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों के सवालों के जवाब देने की कोशिश की। तो कमोडिटी निवेश में आज इतने ही दर्शकों के सवाल ले पाएंगे, लेकिन कल फिर इसी वक्त आपके बचे हुए सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो कमोडिटी निवेश में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वदेश विशेष। नमस्कार।